तो कल तक हम ये डेरिवेशन एक कर रहे थे कि अगर हमारे पास में एक सॉल्यूशन है तो वहां पे जो टोटल प्रेशर होगा वेपर फेज में, ठीक है ना, तो वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक डेरिवेशन शुरू किया था और वो डेरिवेशन हमारा जहां पहुंचा था उससे आगे हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन ये आ गया था लास्ट, ठीक है ना। इस इक्वेशन के बाद अगर हम यहाँ पर इस p का वैल्यू निकालें तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है ये पूरा का वैल्यू नीचे आ जाएगा इसके, तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर नीचे रख दिया। अब ये जो साइन है ये सारे साइन अब एक बार हम बदल देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि जो पीए है वो पॉजिटिव नेगेटिव में है और पीबी पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ पर देखो कि पीए हमने पॉजिटिव में कर दिया और पीबी जो है वो हमने नेगेटिव में कर दिया। तो ये हमने साइन चेंज कर दिया, कुछ इस तरह का इक्वेशन हमारे पास में आया। और अगर हम इस इक्वेशन में फर्दर इसको और आगे अगर हम करें तो अगर हम इसको 1/p अगर लेते हैं तो ये इक्वेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो नॉमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ये बन जाता है कि वाई बी मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी बी प्लस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए। इसको फर्दर और अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास में कुछ इस तरह का आ जाता है। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव का टर्म है बी नॉट बी, है ना, ये पी नॉट बी पॉजिटिव का है, इसको हम इस तरफ ले लेते हैं और बाकी ये जो टर्म है इनको हम दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा रीअरेंज किया है हमने सिर्फ इसको, और कुछ भी नहीं। आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट की है इस इक्वेशन में। तो ये रीअरेंज होने के बाद में ये इक्वेशन कुछ इस तरह का आता है। और यहाँ पर हमें देख रहे हैं हम कि जो पी नॉट बी है वो कॉमन है इन दोनों में, तो इसको हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बचता है और माइनस वाई बी हमारे पास में बचेगा, और ये एज इट इज वाई बी पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी और पी नॉट ए, ये हमारे पास में इक्वेशन एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। और फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का हमें नजर आता है कि इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह का इक्वेशन नजर आता है। फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास में ये है, और ये जो पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए ये वाला जो टर्म है ये इन दोनों टर्म्स के लिए, तो दोनों टर्म्स के लिए तो हम दोनों से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर पी नॉट बी कट जाएंगे, यहाँ पे पी नॉट ए कट जाएंगे, तो जो इक्वेशन बचेगा हमारे पास में वो कुछ इस तरह से बचेगा। और ऐसी सिचुएशन में हम जो निकाल रहे थे वो क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे कि वेपर फेज में किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, टोटल वेपर प्रेशर लेते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर जैसे ए के लिए लेंगे तो वो जो प्योर हमारे पास में सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए, ये हम पहले देख चुके हैं। और इसमें से ये वेपर है ना, ये वेपर फेज में, और अगर हम वेपर फेज में ए का जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगी वो वैल्यू जो वैल्यू हम चाहते थे कि वेपर फेज में उसका कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारे पास में किसके लिए आ गया, वाई बी का, और ऐसे ही हमारे पास में वाई ए का। तो ये इक्वेशन जब हमारे पास में मिल जाती है, नाउ अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली डाल्टन्स लॉ से ही हम लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन से अगर हम y a की जो वैल्यू है वो अगर हम निकालें तो y a की वैल्यू क्या निकालेंगे, इसको हम इधर ले लेते हैं दूसरे पेज पे। y a क्या है, y a है आपका pa अपॉन pa प्लस pb, सॉरी pb।
ये वेपर प्रेशर आपको याद होगा, ठीक है ना, कि ए का वेपर प्रेशर कितना है, पार्शियल ए का वेपर प्रेशर, और जो हम पी नॉट ए लिखते हैं ये क्या है, ये हमारे पास में प्योर फॉर्म में जो ए है उसका वेपर प्रेशर है, और ये हमारे पास में सॉल्यूशन स्टेट में वेपर प्रेशर है। ओके, सो अगर हम ये रखें और यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दें, जैसे पी ए का वैल्यू हमारे पास में क्या आता है, पी ए का वैल्यू आता है पी नॉट ए और जीटा ए। इसी तरह से यहां पर भी हम पुट कर देते हैं, तो पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाता है। अब इसको और ज्यादा सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमें पता है कि जो जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो अगर हम यहाँ पर जीटा ए का वैल्यू रखें तो 1 माइनस जीटा बी आता है। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो जीटा ए का वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहीं पर मैं लिख देता हूं कि पी नॉट ए, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, पी नॉट ए और 1 माइनस जीटा बी अपॉन, और यहां पर भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर आप एक चीज देखो, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये इक्वेशन हमने कुछ पहले निकाला था, आपको अगर याद होगा, ये देखो, ये हमने निकाला था जीटा ए पी नॉट ए प्लस जीटा बी पी नॉट बी। तो जो इक्वेशन निकल करके आया था हमारे पास में वो क्या आया था, पी का वैल्यू, वो पी का वैल्यू हमारे पास में ये निकल करके आया था। तो इस इक्वेशन को एज इट इज हम वहां पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं कि पी नॉट ए प्लस जीटा बी और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, इस इक्वेशन को हम, ये जो वैल्यू है इसकी जीटा ए पी नॉट ए प्लस जीटा बी पी नॉट बी, इसको हम एज इट इज यहां पर पुट कर देते हैं यहां पे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन था हमारा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए जीटा बी। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया। इसी तरह से अगर हम यहां पर बात करें वाई बी की, वेपर फेज में जो इसका मोल फ्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका पीबी अपॉन पी ए प्लस पीबी। अब यहां पर इस वैल्यू को वापस से पुट कर दो, पीबी का वैल्यू क्या है, वही जीटा बी पी नॉट बी अपॉन ये वाली वैल्यू यही वाली होगी सेम, ठीक है ना। तो इसको भी आप यहां पे पुट कर सकते हो, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वही सेम, ये तो ऐसे रहेगा जीटा बी पी नॉट बी, और ये इक्वेशन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए जीटा बी। तो जो मोल फ्रैक्शन है हमारे पास में वेपर फेज में ए कंपोनेंट का, और मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बीटा बी कंपोनेंट का, ये दोनों हमें इस इक्वेशन से मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैंने आपको जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बताया है, ये जो मोल फ्रैक्शन निकाला था हमने जीटा ए, ये जीटा ए क्या था, ये था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स बी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और जीटा बी हमने जो निकाला था वो क्या था कि बी के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो ए और बी के उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इससे हमने निकाला था। लेकिन ये किस में था, ये हमारे पास में सॉल्यूशन फॉर्म में, जब हम देख रहे हैं कि ए और बी का कितना मोल फ्रैक्शन है। लेकिन यहां जो हमने निकाला है वो किसके लिए निकाला है,
वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है उसको हम वाई ए और वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि ये वेपर फॉर्म में होता है इसलिए इसको हम किस में यूज करेंगे, यहाँ पर हम वेपर प्रेशर जो है उस फॉर्म में निकालेंगे। तो इसको हमने वेपर प्रेशर उस फॉर्म में निकाला है, ये सॉल्यूशन स्टेट में है इसलिए हम इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में निकाला है। ठीक है ना। आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है ए के लिए, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स काम में लिए, और यहाँ पर जब हमने वाई ए निकाला है तो हमने वेपर प्रेशर काम में लिया। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर वेपर फेज का देख रहे हैं और यहाँ पर हम सॉल्यूशन फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है। सो इस तरह से हम दोनों ही वैल्यू निकाल सकते हैं, जीटा ए और वाई ए और जीटा बी और वाई बी। ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कहीं पर अगर कोई सवाल आता है किसी तरीके से या कोई डेरिवेशन आता है या कोई चीज आप लोगों से पूछी जाती है तो आप आसानी से इसको यहाँ पे बता सकते हो। अब हम वापस चलते हैं हमारे उस टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे, आइडियल और नॉन आइडियल, और उसमें हमने देख लिया था कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। और अब जो हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, उसमें डेविएशंस की बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बात कही थी वो क्या कही थी कि जो हमारे पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पी टोटल है, जो ऑब्जर्व करते हैं हम, ऑब्जर्व, और जो हम पी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट, ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं, ये इक्वल नहीं रहते। ये वाला पी टोटल हमने ऑब्जर्व किया, ये हमने राउल्स लॉ से लिया, ये दोनों इक्वल नहीं रहते। और इक्वल नहीं रहते तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो क्या होगा, एक वैल्यू ज्यादा होगी और या दूसरी वैल्यू कम होगी। ठीक है ना। या तो यहाँ पे पी ऑब्जर्व ज्यादा हो सकता है या फिर यहाँ पर पी कैलकुलेट ज्यादा हो सकता है। तो दो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में यहाँ पर आती हैं। एक को हम बोलते हैं ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जहां पर निगेटिव डेविएशन होगा, और एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जहां पे पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो एक एक करके दोनों को हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो पहला हम स्टडी करते हैं निगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, ओके। सो नेगेटिव डेविएशन कब होता है, वो तब होता है जब हमारे पास में जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट से, वो क्या हो, जो राउल्स लॉ से हमने निकाला है, उससे क्या आए, कम आए। मतलब राउल्स लॉ, ये जो है ये राउल्स लॉ है हमारा, और ये हमारे पास में एक्सपेरिमेंट से है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर राउल्स लॉ से मिलने वाले वेपर प्रेशर से कम आती है तो उसे हम नेगेटिव बोलते हैं, उसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। इसको अभी हम ग्राफ से समझेंगे कि किस तरह से ये होता है, क्योंकि हम राउल्स लॉ से क्या कर रहे हैं, एक थियोरेटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि साहब आपका जो ग्राफ है वो ऐसा आना चाहिए। मतलब राउल्स लॉ जो आइडियल सॉल्यूशन कहता है, वो आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, उसका ग्राफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा समझेंगे क्या है। ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर आप x इक्वल्स टू 0 मान लो, है ना, एक्स ए, और यहाँ पर एक्स बी जो है वो 0, और यहाँ एक्स ए जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, और यहाँ पर एक्स ये एक्स ए 1 है और ये एक्स बी जो है 1, और यहाँ पर एक्स बी या जीटा बी 0। ठीक है।
अब हमारा जो इक्वेशन, अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर A की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0 है, मोल फ्रैक्शन 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें A मिलाएंगे। यहाँ टोटल प्योर B है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें A मिला रहे हैं, A मिलाएंगे मिलाएंगे मिलाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम यहाँ पर B 0 है, अब हम क्या करेंगे, B मिलाते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब ऐसी स्थिति आएगी। तो यहाँ पर देखो कि B का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 है, मतलब ये जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके लिए होगा, प्योर बी के लिए। और यहाँ पर ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसके लिए होगा, पी नॉट ए के लिए। ठीक है ना, तो ये प्योर अवस्था में ए का वेपर प्रेशर और ये प्योर अवस्था में बी का वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये जो हमारे पास में आ रहा है, ये क्या है, ये हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का। ठीक बात। तो इस तरह से हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, ये वो आ गया, क्या कहते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ हमारे पास में आता है वेपर प्रेशर का, वो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो कैलकुलेटेड है वो इस राउल्ट्स लॉ से हमने दे दिया कि ये आइडियल बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, लेकिन आइडियल बिहेवियर ऐसा ना होकर के जो हमारे पास में पी ऑब्जर्व्ड आएगा टोटल, वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और निगेटिव आने का मतलब क्या है, निगेटिव आने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इससे कम आएगी, ये इस तरह से, ये वैल्यू इससे कम आएगी इस तरह से, और ये वाली वैल्यू भी इससे कम आएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर अगर P जो ऑब्जर्व्ड है वो जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कम है, यहां वैल्यू होनी चाहिए थी इतनी, लेकिन आई इतनी कम आई। ठीक है ना, इस तरह से अगर हम पीए के लिए बात करें तो पीए के लिए और पीबी के लिए भी आप देखोगे क्या, कि जो पी ए ऑब्जर्व्ड है, जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या आ रही है, वो कम आ रही है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है ये। और पी बी के लिए अगर हम देखें, जो ऑब्जर्व्ड है वो भी क्या आ रही है, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो हमारे पास में पार्शियल प्रेशर आता है उससे। तो जब ये भी वैल्यू कम है, ये वैल्यू भी कम है, मतलब ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कम है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा इनसे, उनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, कम मिल रही है। ये जो ग्रीन लाइन से हम शो कर रहे हैं वो क्या है, इससे नीचे की वैल्यू हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। और क्योंकि ये इससे कम वैल्यू मिल रही है जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन था उससे, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये निगेटिव डेविएशन हो रहा है। अच्छा, ये निगेटिव डेविएशन क्यों हुआ, ये वैल्यू यहां पर कम क्यों आई, ये वैल्यू यहां पर कम क्यों आई, इसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि इस रीजन को हम यहाँ पर पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, बहुत अच्छे से आपको वो समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर कोई एक ए सॉल्यूट, और इसको हमने मिलाया किसके साथ में, एसीटोन के साथ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में हो गया ए और ये हमारे पास में हो गया बी। अब देखो यहां पर जो क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म किसी तरह का कोई इंटरेक्शन खुद के मॉलिक्यूल के साथ में सिर्फ वंडरवॉल फोर्सेस के अलावा और कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाता अपने मॉलिक्यूल्स में। यहां पर भी आप देखोगे कि एसीटोन जो है वो वंडरवॉल फोर्सेस के अलावा किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाता। यहाँ पर इनके पास में केवल वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जब ये प्योर फॉर्म में रहेंगे, जैसे कि जब ये यहाँ पर ए प्योर फॉर्म में है तो केवल वंडरवॉल फोर्सेस रहेंगे इस क्लोरोफॉर्म के बीच में। यहां पर जब प्योर बी है, मतलब एसीटोन है,
तो ये क्या करेगा, केवल इनके बीच में वंडरवाल फोर्सेस होंगे। लेकिन जब हम इसको आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, अब क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरह का होगा, एसीटोन कुछ इस तरह का होगा, ये एसीटोन है। और यहां पर इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पोलर जो बॉन्ड है, उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा कार्बन पर और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ऑक्सीजन पे। ऐसे ही यहां पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस हाइड्रोजन पर और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इस कार्बन पर। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये जो हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन, इनके बीच में आपको मालूम है कि हमारे पास में अगर हाइड्रोजन किसके साथ में हो, फ्लोरीन के साथ, या हाइड्रोजन किसके साथ में हो, ऑक्सीजन के साथ, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में अगर हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ इनके बीच में ये क्या हो जाएगा, एक तरह का अट्रैक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जैसे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो पहले यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म था या एसीटोन था, इनके बीच में किसी तरह का कोई इंट्रैक्शन नहीं था। अब यहाँ पर एक तरह का इंट्रैक्शन आ गया, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर अकेले क्या थे, वंडर वॉल फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्स था। लेकिन अब यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स होने के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमारे पास में प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर इंटरेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कि हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच का जो इंटरेक्शन था, एसीटोन और एसीटोन के बीच का जो इंटरेक्शन था, जिसको हम बोल रहे थे कि साहब ए के बीच का इंटरेक्शन या फिर बी के बीच का इंटरेक्शन, जब हमने इनको मिलाया तो यहां पर जो ए बी बना, मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और इंटरेक्शन अगर इंक्रीज हो गया तो अब वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और वेपर अगर कम बनेंगे तो ये जो हमारा वेपर प्रेशर है ना, तो ये वेपर प्रेशर पहले जो यहां आना था, वो वेपर प्रेशर क्या आएगा, अब यहां पर आएगा। और ये बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ये कर्व क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उतना ये कर्व, ये इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन उतना ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया कि यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल नहीं है। पहले हमने कहा था कि ये इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए आइडियल में, और नॉन आइडियल में कहा कि ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। और अगर इक्वल नहीं है तो या तो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो अगर राउल्ट्स लॉ से मिलने वाली वैल्यू वेपर प्रेशर की और एक्सपेरिमेंट से मिलने वाली वैल्यू वेपर प्रेशर की, उसमें अगर अंतर होता है तो हमें क्या मिलता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलता है। और अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो इस कैलकुलेटेड वैल्यू से, ये कम आपको देखने को मिल रही है कि यहां पर आइडियल की इतनी थी और नॉन आइडियल की यहां पर कम है, तो उसे हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ आपको समझ में आ गया। ग्राफ कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, और वो सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन एग्जाम्पल्स में आपको, अच्छा एक चीज और, एक हमने वहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये भी बताया था, ये तो हमारी बात रह गई कि साहब जो वेपर प्रेशर है वो क्या कंडीशन रखता है, इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर्स हैं ए और बी के, वो क्या कंडीशन रखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कम था और यहाँ सॉल्यूशन स्टेट में ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये हम कह सकते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। हमने एक बात और कहा था कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है
वो डेल्टा ई मिक्सिंग का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो ये वैल्यू क्या हुआ, जब आप इनको मिक्स कर रहे हो और इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, इंट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा, ये देखो, तो हम यहाँ पर 0 से क्या दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा वी का वैल्यू, पहले अगर हमने यहाँ पर इसका 50 ml लिया ए का और बी का भी 50 ml लिया, और जब ए बी बना, दोनों को आपस में मिलाया, तो ये हो तो जाना चाहिए था 100, लेकिन ये 100 ना होकर के क्या मिलता है हमें, मान लीजिए कि 80 ml ही मिलता है। 80 ml क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल पास आ गए, और मॉलिक्यूल पास आ गए तो ये कहां चला गया, माइनस में चला गया, मतलब 100 से अब 80 हो गया, तो ये 0 से कम आता है डेल्टा बी मिक्सिंग। अच्छा, अगर हमने एक चीज और कहा कि सब जो डेल्टा एच मिक्सिंग का जो वैल्यू है, वो डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू भी 0 नहीं रहता, तो वो भी कितना रहता है, वो भी यहाँ पर 0 से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रैक्शन ज्यादा है और यहाँ पर इंट्रैक्शन क्या है, कम है। ए में इंट्रैक्शन, बी में इंट्रैक्शन क्या है, कम है, और ए बी में इंट्रैक्शन ज्यादा है। सोचो इंट्रैक्शन अगर ज्यादा हो गया, जब हम इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहां ए बी बन रहा है, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो अगर ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत है ए बी का, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। मतलब ए को तोड़ने के लिए जो एनर्जी काम आ रही है, बीबी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी काम आ रही है, या ये कह सकते हैं कि ए के बनने में जो एनर्जी निकल रही है, बीबी के बनने में जो एनर्जी निकल रही है, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी ए बी के बनने में निकल रही है। तो टोटल एनर्जी जो हुई वो क्या हुई, वो निकली, वो रिलीज हुई। और अगर एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कि जो एच का जो वैल्यू है वो अगर नेगेटिव में आता है, तो हम उसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, जब उसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एच का 0 से कम होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो भी क्या आता है, 0 से कम आता है। तो सारी की सारी जो हमारी चारों कंडीशन है, कि साहब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, और पी ऑब्जर्व का जो वैल्यू है वो राउल्ट्स लॉ से कम आता है। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्योर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हैं उनमें कम होता है इंटरेक्शन, और जो सॉल्यूशन बनता है उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होता है उनके मॉलिक्यूल के बीच में। डेल्टा वी मिक्सिंग का जो वैल्यू है वो 0 से कम आ रहा है, और डेल्टा एच मिक्सिंग का जो वैल्यू है वो भी कम आ रहा है। ये सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जहां पर नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। आप जब भी कोई भी एग्जाम्पल लो, आप हमेशा ये देख लो कि ए और बी को मिलाने पर, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर कोई नए तरह का कोई इंटरेक्शन वहां पर डेवलप तो नहीं हो रहा। अगर वहां पर वो एक नया इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है या नया कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर बढ़ रहा है, तो वो हमेशा क्या दिखाएगा, एक नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कई बार आप देखते हो उसको कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स लेते हो और उसमें वाटर मिला देते हो। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपने HNO3 और इसमें मिक्स कर दिया आपने वाटर। अब देखो, HNO3 और वाटर जब आप मिक्स करोगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसी तरह से अगर आप लेते हो H2SO4 और वाटर, यहां पर भी सेम वही कहानी रहेगी। अगर आप लेते हो क्या पे HCl और वाटर तो यहां पर भी वही कहानी रहेगी। मतलब कोई भी आप ऐसा कंपाउंड लो जिसके बीच में एक नए टाइप का बॉन्ड बन रहा हो, तो वहां पर नेगेटिव डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और कैसा, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, मतलब जो इस आइडियल ग्राफ से नीचे की वैल्यू उनकी आती है, चाहे वो वेपर प्रेशर ए का हो, चाहे वेपर प्रेशर बी का हो, या टोटल वेपर प्रेशर उन सॉल्वेंट और सॉल्यूट ए और बी को मिलाने पर आ रहा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे तरह के सॉल्यूशन हम बात कर सकते हैं जो दिखाते हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। तो हम यहां पर पहले सीधा सीधा सा ग्राफ बना लेते हैं और फिर उस ग्राफ को समझ लेते हैं कि वो क्या है।
तो यहाँ एक वेपर प्रेशर ये मान लो, एक वेपर प्रेशर ये मान लो, ये 0 है, तो यहाँ पर आप मानो कि ये यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो जीटा बी है वो 1 है, और यहाँ पर जीटा बी 0 है, और ये हमारे पास में वेपर प्रेशर है जो बढ़ते हुए उसमें है, और ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या आना चाहिए, पहले हम उस पर बात करते हैं। तो देखो, ग्राफ वो आना चाहिए जो मैं इस रेड लाइन से शो कर रहा हूं, यहां से यहां, और यहां से यहां, और यहां से यहां। ये ग्राफ आना चाहिए जब आइडियल सॉल्यूशन की तरह वो बिहेव करता है तब। ठीक है, अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जहां पर P ऑब्जर्व्ड की जो वैल्यू है वो P कैलकुलेटेड के बराबर होती है। ठीक है ना, मतलब राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करता है, और जब ये नहीं करता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन देखना है तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हो गया कि ये जो P टोटल है ये क्या हो जाएगा, ये यहां से इसके ऊपर जाएगा, ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का। ठीक है ना, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो इससे ऊपर आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो इससे ऊपर आएगी, इस तरह से। तो अगर ऐसा होता है तो इसे हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। ठीक बात। अब आप यहां पे देख लो कि जो P टोटल आ रहा है, P टोटल जो ऑब्जर्व्ड है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसका वैल्यू ज्यादा है किससे, जो राउल्ट्स लॉ से हम निकालते हैं। ये राउल्ट्स लॉ से हम निकालेंगे और ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, और ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये ब्लैक लाइन यही शो कर रही है। तो इनका जो इंडिविजुअल होगा वो भी जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जो डेल्टा V का जो वैल्यू है, जो मिक्सिंग करने पर हमें देखने को मिलेगा, तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा 0 से, और डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो क्या हो जाएगा 0 से मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो 0 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब पॉजिटिव में आ रही है। पॉजिटिव में आने का मतलब है कि एनर्जी दी जाएगी, नेगेटिव में H अगर आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, और इसका वही एग्जाम्पल है क्या, कि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं पर अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है, जैसे A और A के बीच का अट्रैक्शन और B के बीच का जो अट्रैक्शन है, ये दोनों अट्रैक्शंस अगर सॉल्यूशन जब बनता है ये AB, इसके अट्रैक्शन से ज्यादा हो, ठीक है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अगर सॉल्यूशन फॉर्म में कम है, और जब ये अलग अलग हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म में ज्यादा हैं, तो हम कहेंगे कि वो क्या ऐसा होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। जैसे हम यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं, कैसा एग्जांपल लें, मान लीजिए कि हमारे पास में एक सॉल्यूशन था जिसको हम बोलते हैं एक कंपोनेंट था हमारे पास में वाटर। ठीक है, और इस वाटर कंपोनेंट में हम क्या कर दें, इस वाटर कंपोनेंट में मैं यहां पर मिला देता हूं C6H5CH3, टॉलुइन मिला दी। अब देखो, ये तो है पोलर नेचर का और ये है नॉन पोलर नेचर का। मैंने आपको याद होगा जब आइडियल सॉल्यूशन बताया था तो वहां पर मैंने एक चीज कहा था कि उनका जो नेचर है वो कैसा रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। जो पोलर नेचर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, साइज जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है ना, तो अब ये तो हो गया ये पोलर, और ये हो गया नॉन पोलर। तो ये जैसे ही आप इसमें टॉलुइन मिलाओगे वाटर में, ये इसके बीच के जो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको ये ब्रेक कर देगा। मतलब पहले इंटरेक्शन ज्यादा थे, अब इंटरेक्शन जब सॉल्यूशन बनेगा तो इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और डिक्रीज हो जाएंगे इंटरेक्शन, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो डेविएशन क्या आएगा, इस आइडियल बिहेवियर से ऊपर की तरफ आएगा, जो आप यहां पर ये देख रहे हैं कि आइडियल बिहेवियर से ऊपर की तरफ ग्राफ मिलता है, इसी वजह से ऐसे आप पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जहां पर पहले से जो इंटरेक्शन थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, तो उस तरह का जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, जो कि पॉजिटिव डेविएटेड होगा या पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। इसी को आप एल्कोहल में मिला दो, ये जो आपके पास में वाटर है इसकी जगह आप एल्कोहल ले लो और इसके अंदर टॉल्यूइन मिला दो, ये टॉल्यूइन हमने इसमें मिला दी, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपका वही सेम। जो एल्कोहल है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टॉल्यूइन में नहीं होती है, तो टॉल्यूइन जब आप इसमें मिलाओगे और ये सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्यूशन बना रहा है इसका मतलब मिक्स हो रहा है उसमें, और मिक्स अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस एल्कोहल में जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो क्या हो जाएगी, अब हट जाएगी या टूट जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर टूट गई तो हम बोलेंगे कि साहब वो वेपर प्रेशर बढ़ा देगा या फिर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, या पॉजिटिव डेविएशन यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन थे जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कि वो आइडियल बिहेवियर ना शो करके या तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है सॉल्यूशन का, या उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा तो जाहिर सी बात है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, उनके वेपर प्रेशर भी घट जाते हैं। क्लियर? अब ये तो बात रही हमारी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में किस तरह का डेविएशन वो दिखा रहा है, लेकिन ये जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। एक डेविएशन तो वो मिलेगा जहां पर जो आइडियल बिहेवियर है, अगर हम वापस से यहां पर एक ग्राफ बनाएं और मैं कहूं कि ये वेपर प्रेशर है और ये हमारे पास में मोल कॉन्सेंट्रेशन है, और इसको हम यहां पर कह सकते हैं कि ये 0 और ये जीटा बी इक्वल्स टू 1, ये जीटा ए इक्वल्स टू 1 और ये जीटा बी इक्वल्स टू 0। तो हम एक ग्राफ बना देते हैं यहां पर कि साहब जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। लेकिन आता कैसा है, या तो वो बहुत कम अंतर का आए, है ना, ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन, अब इसमें क्या है, बहुत कम अंतर आए, इस तरीके से अंतर आता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, चाहे वो सॉल्यूट का हो, चाहे सॉल्वेंट का हो, चाहे टोटल पूरे सॉल्यूशन का हो, बहुत कम अंतर आए। और एक ऐसा भी हो सकता है कि जो डेविएशन है वो बहुत ज्यादा हो, है ना, तो वो बहुत ज्यादा डेविएशन वाला भी हम देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा डेविएशन कब होता है। तो बहुत ज्यादा अंतर होगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो आप यहां पर देखो कि जो सॉल्यूशन का जो डेविएशन है, ये है तो पॉजिटिव डेविएशन, आना चाहिए था इस रेड लाइन पर, लेकिन आ रहा है यहां पे, यहां पर भी आप देखोगे कि यहां पर आना चाहिए था इस रेड लाइन पर, लेकिन आ रहा है यहां पे, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन क्या है, बहुत कम है, और यहां जो पॉजिटिव डेविएशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा डेविएशन हो रहा है।
ठीक है। तो ये दो तरह के पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिलते हैं, एक तब जब ये डेविएशन बहुत कम हो और एक डेविएशन जब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में भी एक खास बात आपको देखने को मिलती है कि ये एक तरह के कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन में दो तरह के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रॉप्स, अलग अलग इसके हम नाम ले सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे हम बनाते हैं इनको, ठीक है ना, उन पर हम बात करेंगे हमारे जो नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन होगी कल उसमें, ठीक है।